सुप्रभात बच्चों। आप सब कैसे हैं? आप सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। तो आइए अब हम लोग आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं चंद्रशेखर प्रसाद साहू, प्रधानाध्यापक कन्या मध्य विद्यालय कुटुंबा, आपका स्वागत करता हूं और मैं आज का ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करता हूं। तो बच्चों, आज 8वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक का एक पाठ है जो बहुत ही आपको पसंद आएगा। हम लोग आज उस पाठ को पढ़ेंगे। अच्छा, पिछली कक्षा में बच्चों आपने एक पाठ पढ़ा था, फेन सांग का की भारत यात्रा। फेन सांग की भारत यात्रा आपने पढ़ा था। तो बच्चों, उस पाठ में आपने देखा था कि जब कहीं घूमा जाता है, भ्रमण किया जाता है, वहां के ऐतिहासिक चीजों को, धार्मिक चीजों को या प्राकृतिक दृश्यों को जब देखता है तो उसे जब एक अनुभव के रूप में यात्रा के आने जाने और वहां देखने, अवलोकन करने में जो अनुभव प्राप्त होता है, जब उस अनुभव को लिखा जाता है तो उसे कहते हैं यात्रा वृतांत। तो यह जो पाठ है बच्चों, यह पाठ भी यात्रा वृतांत है। तो फेन सांग जो चीनी यात्री था, वह भारत आकर के भारत के ऐतिहासिक और यहाँ के शैक्षिक वातावरण को लिखा, बताया। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसी तरह से यह जो पाठ है यह भी यात्रा वृतांत है। यहाँ पर एक स्थल को भ्रमण किया गया है, घूमा गया है और वहां के प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन बहुत ही अच्छे शब्दों में किया गया है। तो यह यात्रा वृतांत बच्चों आपको बहुत पसंद आएगा। आप भी कहीं आते हैं, जाते हैं, तो वहां कहीं आप नदी घूमने गए होंगे, कहीं पहाड़ घूमने गए होंगे, तो वहां जो सुहावना दृश्य होता है वो आपके मन को मोह लिया होगा। आपके मन को बड़ा प्रसन्नता का अनुभव हुआ होगा ऐसे दृश्यों को देखकर। तो बच्चों, यह जो पाठ है वो वैसे ही प्राकृतिक सुंदरताओं को देखकर लिखा गया है। इस पाठ के यानी कि यात्रा वृतांत के जो लेखक हैं उनका नाम है कामता प्रसाद सिंह काम। कामता प्रसाद सिंह काम बिहार की मिट्टी में ही जन्मे और उन्होंने साहित्य की सेवा की और गद्य शिल्प के बहुत अच्छे वह रचनाकार माने जाते हैं। उनके यात्रा वर्णन, उनके संस्मरण, गांव देहात, ये सब का जो स्वरूप है, गांव देहात में जो मानवीय संवेदना है, जो प्राकृतिक सौंदर्य है, जो सामाजिकता है, इसका वर्णन वह अपने गद्य में किया है। तो यह जो पाठ है बच्चों, यह कामता प्रसाद सिंह नाम के द्वारा यात्रा वृतांत है। उसमें प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है और यह प्राकृतिक सौंदर्य बहुत ही अनूठा है, बहुत ही मनोरम है, बहुत ही आकर्षक है। और यह प्राकृतिक सौंदर्य जानते हैं किसका है? अच्छा, ये बताइए, नदी आपने देखी होगी, नदी पहाड़ भी देखे होंगे। नदी पहाड़ एक और चीज है जो पहाड़ पर से पानी गिरता है। देखे हैं कभी पहाड़ पर से पानी गिरते हुए? जरूर देखे होंगे। नवादा में ककोलत है, रोहतास में भी मंझार कुंड है, तुतला धाम है। तो इन स्थलों पर क्या है कि पहाड़ के ऊपर से पानी गिरता है। तो जब पहाड़ की चोटी से पानी गिरता हो या नदी गिरती हो तो ये जो प्राकृतिक दृश्य है इसको कहते हैं झरना।
झरना क्या है? तो जब नदी पहाड़ के चोटी से नीचे गिरती है तो उसको कहते हैं झरना। तो इस पाठ में झरना का ही वर्णन है। झरना को जलप्रपात भी कहते हैं, जलप्रपात का वर्णन है, और वह जलप्रपात बहुत ही विख्यात है और उसका नाम है हुंडरू का जलप्रपात। क्या नाम है बच्चों? हुंडरू का जलप्रपात। हुंडरू कहाँ है? स्थान के नाम पर ही इसका नाम पड़ गया हुंडरू का जलप्रपात। तो हुंडरू बच्चों अभी झारखंड में है। झारखंड में रांची के निकट यह हुंडरू जलप्रपात है और बड़ा ही प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। लोग यहाँ पर जाते हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेते हैं। तो यह जो प्राकृतिक सुंदरता का आनंद है, हुंडरू के जलप्रपात का जो मनोरम दृश्य है, उसका वर्णन कामता प्रसाद सिंह काम ने बहुत ही सुंदर सुंदर और कोमल कोमल शब्दों में किया है। आपको पढ़कर ऐसा लगेगा कि आप हुंडरू का जलप्रपात जो है भ्रमण कर लिए हैं। तो आइए हम लोग इस पाठ को पढ़ते हैं। तो कामता प्रसाद सिंह काम ने जब यह यात्रा वृतांत लिखा था, उस समय बिहार और झारखंड एक ही प्रदेश थे। बिहार प्रदेश था और उस समय छोटा नागपुर जिला था, और छोटा नागपुर जो एक पठारी भाग है और जो बड़ा ही सुंदर है, पठारों का प्रदेश है वह, और वहां कई झरने, कई पहाड़ियां, कई नदियां मिलती हैं। तो प्राकृतिक सुंदरता को देखकर ही छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा कहा है कामता प्रसाद सिंह काम ने। पहला ही लाइन है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। छोटा नागपुर यानी रांची के आसपास का जो क्षेत्र है, तो वह जो झारखंड का जो प्रदेश है, वह झारखंड का प्रदेश छोटा नागपुर प्रदेश, छोटा नागपुर का इलाका भी कहा जाता है। तो यह इलाका, यह क्षेत्र बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही मनोरम है। इसमें नदियां, पहाड़ियां, झरने, नदी नाले, हरे भरे जंगल ऐसे खूबसूरत हैं कि उस सुंदरता को देखकर ही कहा जाता है कि छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यानी कि बहुत सुंदर है, बहुत आकर्षक है। पहला ही लिखते हैं, पहली पंक्ति है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है। जमीन में हरियाली, आकाश में नीलिमा, पग पग पर पहाड़ों को देखकर धरती भी ऊबड़ खाबड़ और ऊंची हो गई है। लेखक लिखता है कि यहाँ के जमीन में हरियाली ही हरियाली देखने को मिलता है। नीले नीले आकाश के नीचे हरियाली भरी जमीन, कदम कदम पर पहाड़, इसलिए यहाँ की धरती ऊबड़ खाबड़ पथरीली है, ऊबड़ खाबड़ है, पठारी है। तीव्र धारा और गंदले पानी के साथ नदियां बल खाती बह रही हैं। छोटा नागपुर नदियां जो हैं बल खाते हुए आगे बढ़ती हैं, उनकी धारा बढ़ती है और ऐसा लगता है कि उन्होंने मैदानों की छाती को चीरा है और पर्वतों के अंतर को फोड़ा है। पर्वतों के छाती को फोड़कर, मैदानों की छाती को चीरकर उनका बहाव, यानी कि पहाड़ी नदियों का बहाव, झाड़ी झुरमुटों, पेड़ पौधों और लता गुल्मों के साथ जंगल अपनी जगह पर आबाद है। यह बहुत पहले लिखा गया है, जहां पर आप बहुत घनघोर जंगल होते थे, उसमें अनेक प्रकार के जंगली जानवर होते थे। आज जंगली क्षेत्र जो है सीमित हुआ है, उसकी जो सघनता थी वो कम हुई है। ज्यादा बिहड़ कोई कोई क्षेत्र है, बाकी क्षेत्र बिल्कुल निर्जन हो गए, ज्यादा सघन नहीं है, विरल है। तो वो जो जंगल की सघनता थी पहले थी, अभी नहीं है। तो जब इन्होंने लिखा है उस समय सघन जंगल हुआ करता था। तो लिखते हैं कि जंगल अपनी जगह आबाद है, सघन जंगल है, जिन्होंने जंगली जानवरों को शरण दिया है।
जिसमें जंगली जानवर शरण पाते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं। बेहतरीन सड़कें जिनके बनाने में ठेकेदारों को कम तरूदत और विभाग को कम व्यय पड़ा है, सांप की तरह भागी जा रही हैं। क्योंकि वह पहाड़ी भूमि है, पहाड़ी क्षेत्र है, पथरीली क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उस पर ज्यादा मिट्टी भरने की जरूरत नहीं होती है, ज्यादा गिट्टी भरने की जरूरत नहीं होती है, बहुत कम खर्च में सड़कें बन जाती हैं। लेकिन वो जो सड़कें होती हैं बहुत ही घुमावदार होती हैं, क्योंकि पथरीली भूमि है, पहाड़ी भूमि है, तो घुमावदार सड़कें वहां स्वाभाविक रूप से बनती हैं। तो उन घुमावदार सड़कों को देखकर लेखक कहता है कि लगता है कि सांप चल रहा है, सांप भाग रहा है। और उन पर सवारी करना, जिस पर बस से पर सवारी कर रहे हैं लोग, कुछ लोग पैदल भी चल रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है। धरती पर आदिवासियों का नृत्य हो रहा है। यह जो क्षेत्र है वह आदिवासियों का क्षेत्र है। आदिवासियों का जो नृत्य है, लोक नृत्य है, उनकी जो संस्कृति है काफी आकर्षक होती है, काफी सुंदर होती है, मनमोहक होती है। तो उनका जो नृत्य होता है बड़ा भावपूर्ण होता है, मन मुग्ध करने वाला होता है। तो यह देखकर लेखक लिखता है कि उनका जो नृत्य है धरती पर हो रहा है और आसमान में बादल आंख मिचौनी खेल रहे हैं और आकाश में बादल जो है छाए हुए हैं। जन जन के कंठ से मादक गीतों की सृष्टि हो रही है। वहां की गीत भी मिठास, गीतों में मिठास होती है, उनका गीत बहुत मधुर होता है, मीठा होता है। तो यह लेखक को बड़ा मालूम पड़ता है, बड़ा उसे मुग्ध हो जाता है उनके गीतों को सुनकर। और उनके गीत पहाड़ और मैदान में गूंजते हैं तो लगता है कि मस्ती छा रही है, मादक छा रहा है। तो ऐसा दृश्य देखकर लेखक मुग्ध हो जाता है। जंगली जानवरों के आवाज के साथ जंगल का कोना कोना बोल रहा है। विचित्र विचित्र पक्षियों के चहकन से की शाखा शाखा गुलजार है। वहां चूंकि जंगल है, जंगल तो ऐसे ही प्राकृतिक रूप से सुंदर होता है, तो जंगल में जंगली जानवर भी हैं, वो चिघाड़ते हैं, वह चीखते हैं, चिल्लाते हैं, तो उनका आवाज भी बहुत सुंदर लगता है सुनने में। और विचित्र विचित्र पक्षियों की चहकने की आवाज भी जंगल को गुलजार बना देता है, हरा भरा बना देता है, अच्छा सुंदर बना देता है। सुंदर जलवायु, चूंकि वो पहाड़ क्षेत्र है छोटा नागपुर का, तो वहां की जलवायु जो है वो बड़ा ही मनोहर होती है, वहां का वातावरण बड़ा मनमोहक होता है। तो जलवायु जो है स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, हल्का हल्का ठंड पड़ते रहता है। और वो जो जलवायु है वो स्वास्थ्य के लिए बड़ा सुंदर है, इसलिए लोग छोटा नागपुर के क्षेत्र का भ्रमण करते हैं स्वास्थ्य लाभ के लिए। इसलिए लेखक लिखता है कि सुंदर जलवायु और मनहर वातावरण, हवा धीरे धीरे डोलती है तो अपने साथ फूलों की सुरभि बिखेरती चलती है। धीरे धीरे हवा बहती है तो जंगल में जो खिले हुए पुष्प होते हैं, पुष्पों का गुच्छ होता है, उससे होकर हवा गुजरती है तो एक जंगली सुगंध का एहसास होता है। नदियां, बादल धीरे धीरे बरसते हैं, मूसलाधार जोरदार बारिश नहीं होती है, झिमझिम झिमझिम बारिश होती है और स्वस्थ शरीर और सुंदर स्वास्थ्य के लिए बड़ा ये वरदान होता है, बड़ा ही सुंदर मालूम होता है। नदियां यहाँ पर कलकल छल छल स्वर में बहती हैं और किनारे पर के रहने वालों को अमृत बांटती जाती हैं। और जो नदियों के किनारे लोग रहते हैं उनको अपना शीतल जल, स्वच्छ जल पिलाती है, मानो उन्हें अमृत पिलाती हो। झरने, यहाँ के झरने जो हैं सतत झरझर झरझर आंखों को तरी तथा नमी, कल्पना को सुंदर खुराक, चित्त को स्वच्छता और पवित्रता प्रदान करते हैं। यहाँ के झरने जो होते हैं ना बड़ा सुंदर होते हैं, आंखों में नमी भी देते हैं, कल्पना को सुंदर गढ़ने का एक एहसास देते हैं और चित्त को भी स्वच्छ और पवित्र बनाती हैं। यहाँ के झरने बड़ा निर्मल होते हैं। खानों में यहाँ कोयला भी है, क्योंकि यह झारखंड प्रदेश जो है, छोटा नागपुर का जो प्रदेश है वह प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। यहाँ कोयला, अभ्रक
प्रचुर मात्रा में धरती के नीचे मिलते हैं और जिन्हें खोद कर निकाला जाता है। और यह झारखंड प्रदेश या छोटा नागपुर का जो इलाका है काफी समृद्ध है, रिच है, धनी है। तो यहाँ कोयला है, अबरख हैं, जंगल में तरह तरह की कीमती लकड़ियां हैं, जिसे फर्नीचर, जिसे इमारती लकड़ियां कहा जाता है, वो लकड़ियां भी यहाँ मिलती हैं। फूल फुनगियों पर नाचती तितलियां, फल भार से झुके जा रहे पेड़, शोभा संपन्न अवर्णनीय घटनाएं, घाटियां, सुषमा की दर्शनीय नदियां, हरितिमा वाले मनमोहक मैदान, मन पर जादू जैसा असर करने वाले पर्वत, मस्त निवासी, इन सब के साथ यह छोटा नागपुर है। यह छोटा नागपुर में नदी है जो कल कल बहती है, सुहावना दृश्य उत्पन्न करती है, मनमोहक हरे भरे मैदान हैं। यहाँ के पर्वत से जो झरने गिरते हैं वह मनमोहक आवाज वाले होते हैं। यहाँ के निवासी भी मस्त रहते हैं, मगन रहते हैं। और यह छोटा नागपुर का जो इलाका है वो काफी सुहावना है, काफी मनोरम है, काफी आकर्षक है। एक और पृथ्वी अपने कोष को उगल रही है। कोष को उगलने का मतलब कि यहाँ कीमती जो प्राकृतिक संसाधन है, कोयला, अबरख, वो धरती के खान से यहाँ निकाली जाती है। यह कोयला बनकर लोगों को घरों में सोना ला रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे सोना जैसा कीमती चीज आ रहा है। और कोयला जो है बिकता है, उससे लोग पैसे प्राप्त करते हैं, धन की प्राप्ति होती है। तो कभी लेखक उसे कहता है कि जब मानो सोना आ रहा है घरों में, एक और पृथ्वी अपनी चमक दमक का प्रदर्शन कर रही है, तो वह अबरख बनाकर दुनिया का श्रृंगार भी कर रही है। यहाँ कोयला जैसे सोना भी मिल रहा है, तो अबरख भी यहाँ मिल रहा है, जिससे दुनिया का श्रृंगार हो रहा है। अपने निरंतर संघर्ष से नदियों पत्थरों को खरीद खरीद कर एक नवीन आकार में प्रस्तुत कर रही है। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो नदियों के जल से घिस घिस कर बड़ा ही चिकना और सुंदर आकृति में ढल जाते हैं। तो यहाँ के जो पत्थर होते हैं उनको ऐसा लगता है कि मानो वो पत्थर शिवलिंग का है, शालिग्राम का है। ऐसे ऐसे पत्थर को उठाकर लोग पूजा भी करते हैं, शिवलिंग के रूप में, शालिग्राम के रूप में। तो यहाँ के पत्थर भी नदियों में घिस घिस कर सुंदर और आकर्षक आकृति के हो जाते हैं। पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। यहाँ की एक और बहुत ही सुंदर चीज है, वह है झरना। झरना क्या मतलब? पर्वत के चोटी से नदी का गिरना, लगातार जल का गिरना, ये है झरना। तो यहाँ के झरने ऐसे लगते हैं जैसे मानो पत्थर अपनी करुणा की धारा को बहा रहा है। लेखक कहता है कि नदी जो झरनों की धारा है, यह धारा जो है मानो लगता है कि पत्थर से करुणा जल राशि बनकर निकल रही है। इस छोटा नागपुर में कई दर्शनीय झरने हैं। यहाँ पर कई झरने हैं, लेकिन उनमें हुंडरू का जो झरना है वो बड़ा ही जब मैं रांची गया, हुंडरू देखने जरूर जाता हूँ। लेखक जब भी रांची गए हैं वहां झरना हुंडरू का देखने जरूर जाते हैं। यह झरना जिसने मेरे मन प्राण पर जादू किया है, यह झरना है जिसकी स्मृति भूलती नहीं है, यह झरना है जिसके बारे में लिखते हुए मैं अघाता नहीं। लेखक कहता है कि झरना इतना सुंदर है, प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है कि इसके बारे में मैं जितना लिखूं मन नहीं भरता है। वह कुछ न कुछ लगता है कि अभी बाकी ही है इसकी सुंदरता के वर्णन करने में। तो यह प्राकृतिक सुंदरता से भरा झरना बड़ा ही आकर्षक है। यह जो झरना है वह रांची से पुरुलिया वाली सड़क पर 14 मील जाने के बाद एक सड़क मिलती है जिससे हुंडरू पहुंचते हैं, और पुरुलिया रोड से फिर 13 मील दूर पर यह हुंडरू का जलप्रपात है। यानी रांची से लगभग 27 मील की दूर पर यह झरना हुंडरू का है। महात्मा गांधी ने कहा है
कि साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। महात्मा गांधी कहते थे कि हमारा साध्य यानी कि जो हमारा फल है वह पवित्र तभी होगा जब साधन हमारे, जब कर्म हमारे पवित्र हो। मतलब पवित्र साधनों से ही पवित्र फल की प्राप्ति हो सकती है, पवित्र कर्मों से ही पवित्र फल की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए कहते हैं कि वो महान मंजिल पर पहुंचने के लिए मार्ग भी महान होना चाहिए। जैसा हुंडरू है का झरना है वैसा उसका मार्ग है। जैसा सुंदर, आकर्षक, मनोरम हुंडरू का झरना है, वहां पहुंचने के लिए जो मार्ग है वह उतना ही सुंदर है, उतना ही मनमोहक है, उतना ही सुहावना है। रांची से चलने वाले मुसाफिर को झरना पहुंचने तक ऐसे ऐसे सुंदर मैदान मिलते हैं। रांची से जब आप हुंडरू जा रहे हो तो रास्ते में मैदान मिलते हैं, यह मैदान भी बहुत सुंदर होते हैं। वहां थोड़ी देर ठहर कर लगता है कि टहल जाएं, टहलने की इच्छा होती है। ऐसे जंगल दिखलाई पड़ते हैं जिनकी विभीषिका से शायद बाघ को भी डर लगता है। रास्ते में जंगल भी हैं जो बहुत ही सघन है और उसमें लगता है कि बाघ भी है। बीच बीच में पहाड़ी मिलती है, उस पर झाड़ी मिलती है। सब दर्शनीय, सब वर्णनीय, सब जो रास्ते में देखने को मिलते हैं वह सारी चीजें जो हैं वर्णनीय हैं और दर्शनीय। आगे लिखता है कवि कि सब दर्शनीय, सब वर्णनीय। चूंकि महीना अगस्त का था इसलिए धान की क्यारी की भी न्यारी हरियाली थी। यहाँ ऐसा लगता है कि रास्ते में जो है धान की क्यारी थी और उस पर चूंकि धान की हरियाली आप देख ही रहे हैं, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही न्यारी लगता है। तो जब ये लेखक अगस्त के महीने में ये गया था और अगस्त के महीने में चूंकि धान की फसल होती है तो वहां धान की फसल रास्ते के दोनों ओर लगे हुए थे, काफी हरे भरे लग रहे थे। धान की क्यारियां देखने में बड़ा सुंदर लग रही थी और बल खाती सड़क जिस पर चलने में आनंद आए, पथरीली जमीन एवं पत्थर की छाती चीर कर बहने वाली पतली नदी जिसके देखने में आनंद आए। रास्ते में उबड़ खाबड़ पत्थर भी, रास्ते भी, पतली पतली नदी भी, जैसे लगता था कि जमीन और पत्थर को चीर कर बह रही है। देखने में बड़ा आनंद आता है। पेड़ों पर चहकती चिड़िया जिसकी चहक सुनने में आनंद आए, सब मिलकर आनंद को कई गुना बढ़ा रहे थे। हवा यूं डोल रही थी जैसे सलाह लेकर डोल रही हो। छोटा नागपुर के निवासी सादगी के अवतार और गरीबी की मूर्ति जिसके रहन सहन में 100% कला बसती है, मार्ग में यूं खड़े थे जैसे मेरा स्वागत कर रहे हो। रांची से जब हुंडरू आप चलेंगे तो रास्ते में वहां के आदिवासी समाज के लोग भी मिलते हैं। वे बहुत सरल होते हैं, बहुत सीधे होते हैं, गरीब भी होते हैं, लेकिन उनके जीवन में जो सादगी है, जो विनम्रता है, जो भोलापन है, लगता है मानो एक कला है, जीने की कला है। तो इनके जीवन में जीने की कला है और यह कला देखी जा सकती है। और ऐसे लोगों को रास्ते में जब देखा लेखक ने तो उसे लगा कि लगता है कि मेरे स्वागत के लिए लोग खड़े हैं। इस प्रकार मार्गदर्शन का आनंद लेते हुए हम हुंडरू के पास पहुंचे। एक बार मन ही मन मैंने झरने को प्रणाम किया। इस प्रकार रास्ते में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए लेखक हुंडरू पहुंचते हैं और वहां पर देखते हैं झरने को, तो इनका मन इतना गदगद रहता है, इतना प्रसन्न रहता है कि वो मन ही मन झरने को प्रणाम करते हैं। पहाड़ी पर पानी की यह अजीब लीला है जिसका मुकाबला न रामलीला करे न रास लीला। अब पर्वत के ऊपर पानी और पानी नीचे गिरे
तो बड़ा प्राकृतिक लगता है कि प्रकृति की बड़ी लीला है। और यह जो लीला है प्रकृति की, यह रामलीला और रासलीला से बिल्कुल अलग है। पानी का इस प्रकार उछलना कूदना, धूम मचाना और उसकी यह आवाज जैसे 10-5 हाथी एक बार चिघाड़ रहे हों, जैसे 10-5 ट्रेन के इंजन एक साथ आवाज कर रहे हों, जैसे एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हों, या जैसे कई सहस्त्र नाग एक बार फन फैलाकर फुफकार रहे हों, पहुंचने के साथ यात्री के कानों में ऐसी ही आवाज पड़ती है। जैसे ही हुंडरू के जलप्रपात के पास पहुंचते हैं, उनके कानों में जल झरना का जो गिर रहा है उसके गिरने की भारी आवाज कानों में आती है। लगता है कि 10-5 हाथी एक बार जैसे चिघाड़ रहे हैं, 10-5 ट्रेन एक साथ आवाज कर रहे हैं, एक साथ कई हवाई जहाज चक्कर काट रहे हैं। जैसे लगता है कि सहस्त्रनाग एक बार फन फैलाकर फुफकार रहे हैं। ऐसा भारी आवाज झरने की गिरने की आती है, बड़ा ही अच्छा लगता है। और अब यह झरना देखने लगा, वातावरण की पवित्रता ऐसी कि मालूम होता है मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। ऐसा लगता है झरना को देखकर इतना सुंदर, इतना शांत, इतनी पवित्रता, इतना सात्विक वातावरण वहां लेखक को महसूस हुआ कि लगा कि हम कोई देवलोक में आ गए हैं। देवलोक का मतलब कि वहां शांति है, आनंद है, पवित्रता है, सात्विक है। ऐसा ही वातावरण हुंडरू के झरने के पास पहुंचने में लेखक को महसूस हुआ। यह क्या है? युग युग से पानी का आघात है, पत्थर की बर्दाश्त है, और यूं एक प्रकार से यह पत्थर की क्षमता का प्रदर्शन है। पर एक पत्थर ऐसा भी है जिसकी छाती को चीरकर पानी निकलता है। यूं एक प्रकार से यह जल की क्षमता का प्रदर्शन है, जिसके सामने पत्थर भी मात है। हाँ, पत्थर मात है करुणा के सामने, प्रेम के सामने, जिसके अपार बल के स्वरूप पत्थर की छाती से धारा फूटती है, पत्थर की आंखों से आंसू निकलते हैं और पत्थर का कलेजा पिघल जाता है। लेखक अपने बहुत ही कोमल शब्दों में, बहुत ही सुंदर सुंदर शब्दों में इस यात्रा वृतांत को लिखा है और पढ़ने में, सुनने में बड़ा आनंद मिलता है। लेखक कहता है कि युग युग से पानी का आघात है, मतलब यह कि झरना से पानी नीचे गिर रहा है, वो पत्थर पर ही गिर रहा है, लेकिन पत्थर कभी टस से मस नहीं हुआ। पत्थर का भी क्षमता देखिए कि वह पानी के आघात को सह रहा है। और यही नहीं, केवल सह ही नहीं रहा है पत्थर, बल्कि जो पानी निकल रहा है ऐसा लगता है कि मानो पत्थर का कलेजा चीर कर पानी बह रहा हो। पत्थर जो करुणा है, करुणा की प्रतिमूर्ति है, जो सहानुभूति का भाव है, जो दया का भाव है, जो स्नेह का भाव है, जो करुणा का भाव है, उस करुणा का जो रस है, उस करुण रस से, उस स्नेह के रस से पानी पत्थर के कठोर छाती से फूट कर निकल रहा है। यह लेखक की कल्पना है। कितना सुंदर कल्पना किया है कि पर्वत के ऊपर से, पर्वत के भीतर से पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है, और ऐसा लग रहा है कि पत्थर का कलेजा फूट कर उसके अंदर का जो करुणा है, उसके अंदर का जो स्नेह है, उसके अंदर की जो दया और सहानुभूति है, वह जलधारा के रूप में फूट कर बाहर बह रही है। आगे ऐसा लगता है कि वह जो है स्नेह तो धारा है ही, पत्थर के आंसू भी हैं, और पत्थर का कलेजा मानो पिघल कर जल के रूप में तरल हो गया है, और वह जल के रूप में बह रहा है, लगातार बह रहा है। पहाड़ पर नदी का यह खेल है। यह नदी है स्वर्ण रेखा
जिसके उद्गम स्थान से 50 मील आगे आकर हुंडरू का यह झरना है। स्वर्ण रेखा नदी रांची, धनबाद, सिंहभूम एवं बालासोर जिलों से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह जो झरना है हुंडरू का, पहाड़ से जो नदी गिरती है वह नदी है स्वर्ण रेखा नदी। यह स्वर्ण रेखा नदी हुंडरू से 50 मील आगे इसका उद्गम स्थान है। उद्गम स्थान का मतलब जहां से यह, जिस स्थान से यह निकली है नदी, तो यह नदी स्वर्ण रेखा जो है वो हुंडरू के जलप्रपात से 50 मील पहले एक उद्गम स्थान से निकली है। और स्वर्ण रेखा झारखंड प्रदेश का महत्वपूर्ण नदी है और इस नदी के किनारे कई बड़े बड़े शहर नगर बसे हुए हैं। जैसे रांची, झारखंड की जो राजधानी रांची है वह स्वर्ण रेखा नदी के किनारे ही है। धनबाद, सिंहभूम, बालासोर ये सब स्थलों से होकर यह नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नदी जहां पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहां पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सबकी सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं तो एक विचित्र दृश्य दिखलाई देता है। यही झरना है। लेखक बताता है कि नदियां बहने के क्रम में कई धाराओं में बट जाती हैं और उछलती कूदती विघ्न बाधाओं को, छोटे छोटे चट्टानों को पार करती हुई आगे बढ़ती हैं और इस क्रम में नदियां कई धाराओं में बट जाती हैं। लेकिन एक ऐसा भी समय आता है जब सारी नदियां पर्वत पहाड़ के कारण एक जगह एकत्रित हो जाती हैं और वही जलधारा जब पहाड़ के नीचे गिरता है तो वह दृश्य जो है वह झरना कहलाता है। यह प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, यह क्या है? झरना है। और यह जो झरना है हुंडरू का जलप्रपात, यह लेखक लिखता है कि 243 फुट ऊंचा है। 243 फुट की ऊंचाई से पानी लगातार गिरता है और यह पानी उजला रंग का दिखता है। उजला पानी ऐसा प्रतीत होता है कि पानी के चक्कर और भंवर में पिसकर पत्थर का सफेद चूर्ण गिर रहा है। लेखक यह कल्पना करता है, यह जो उजला पानी का रंग है, ऐसा लग रहा है कि यह जो पानी है अपने भंवर में, अपने चक्कर में पत्थरों को, जो पत्थर हैं उन्हें चूर्ण करके, सफेद चूर्ण करके और अपने साथ बहा रहा है। अच्छी कल्पना है। आगे लिखते हैं, कभी ऐसा मालूम होता है कि रुई धुनने वाला अपनी धुनकी पर कई धुन कर ऊंचे बैठा हुआ गले को नीचे गिरा रहा है। जलराशि गिरती है और बड़ा जलप्रपात है, बड़ी जलधारा बहती है, उसका उजला उजला बाहर से देखने में रंग लगता है, गिरता हुआ पानी सफेद रंग का दिखता है। तो लेखक कह रहा है कि ऐसा लगता है कि पानी जो है पत्थरों को चूर्ण चूर्ण करके, महीन महीन करके उसे सफेद रंग का बना दिया है और वो सफेद चूर्ण उस पानी के साथ घुलकर नीचे गिर रहे हैं। फिर कल्पना करता है कि ऐसा लगता है कि कोई रुई धुनने वाला जो है, रुई धुन करके अपने रुई के गोले को, जो धुना हुआ है उसके गले को नीचे गिरा रहा है, ऐसा मालूम पड़ रहा है। आगे कहता है कि बचपन में हवा की मिठाई लेकर फेरी वाला आता था तो उसका रंग लाल होता था, प्रतीत होता है वैसी ही लेकिन उजले रंग की हवा की मिठाई लेकर पर्वत आज स्वयं फेरी देने निकला है। लेखक याद करता है अपने बचपन के दिन को कि हवा की मिठाई बेचने वाला आता था और बहुत मुलायम मुलायम लाल रंग का हवा की मिठाई खिलाता था
झरने को गिरता हुआ जो दृश्य है उसे देखकर लेखक कहता है कि लग रहा है कि वही जो हवा की मिठाई जो उस समय लाल थी, यहाँ हवा की मिठाई उजली है और वह पर्वत जो है ऐसा लग रहा है कि हवा की मिठाई दे रहा है, फेंक रहा है ना अच्छी कल्पना। जिस तरह से लगता था बचपन में इन्हें फेरी वाला मिठाई देता था, हवा मिठाई जो लाल रंग का होता था, यहाँ झरने को गिरते हुए देखकर कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि यहाँ जो पर्वत है वो मानो फेरी वाला बन गया है और उजले उजले मिठाई वह जल धारा के रूप में दे रहा है। अच्छी कल्पना है। और कहीं कहीं बीच में चट्टान पर जब प्रबल धारा गिरती है तो संघर्ष से इंद्रधनुष जैसा रंग उत्पन्न होता है और कहीं कहीं चट्टानों के फांक से जब जलधारा गिरती है तो ऐसा लगता है कि इंद्रधनुष जैसा रंगीन दृश्य उत्पन्न हो रहा है। जान पड़ता है कि सतरंगा पानी हवा में उड़कर विलीन हो रहा है या हवा में उड़ता इंद्रधनुष फरफरा रहा है। जब पहाड़ की फांकों से पानी गिरता है, जलधारा गिरती है, तो ऐसा लगता है कि सतरंगा इंद्रधनुष रंग का वह पानी बन चुका है और सतरंगा पानी हवा में उड़कर घुल रहा है और नीचे गिर रहा है और ऐसा भी लग रहा है कि इंद्रधनुष जो है वो फड़फड़ा रहा है, हवा में उड़ रहा है। चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की यह लीला स्थली है। हुंडरू का जो जलप्रपात है बड़ा ही प्रकृति की गोद में है और चारों ओर इसके प्राकृतिक सुंदरता के दृश्य हैं। तो यह जो है वह जंगल और पहाड़ के बीच में झरना है। यह जो लीला स्थली है प्रकृति की, बड़ा ही प्राकृतिक सौंदर्य के बीच में है। झरना के एक ओर का जंगल रांची में है और एक ओर का जंगल हजारीबाग में और बीच में झरना बह रहा है। झरना जो बह रहा है उसके एक ओर रांची प्रदेश के जंगल हैं, रांची क्षेत्र के जंगल हैं, तो दूसरे ओर हजारीबाग के क्षेत्र के जंगल हैं। ऐसा लगता है कि मानो वह संदेश दे रहा है कि झरना सबके लिए है, सबका कल्याण उसका उद्देश्य है। वह न रांची का है न हजारीबाग का है बल्कि सबका है। वह जो झरना गिरता है, बहता है, वह उसके दोनों ओर जंगल है। एक जंगल रांची के हिस्से का है, एक जंगल हजारीबाग के हिस्से का है। तो ऐसा झरना बहते हुए संदेश दे रहा है कि वह न तो केवल रांची का हिस्सा है, न केवल हजारीबाग का हिस्सा है, बल्कि वह सभी का है, सभी लोगों का है। जो देखने वाले हैं, जो लाभ उठाने वाले हैं, वो सबके लिए यह झरना है। बड़े झरने की बगल में 1 इंच मोटी एक धारा ऊपर से नीचे धीरे धीरे पत्थरों से उतर रही है, जैसे महादेव जी पर कोई भक्त दूध चढ़ा रहा हो। हुंडरू के जलप्रपात में एक बगल से पतली धारा जो 1 इंच की है वह धीरे धीरे पत्थर से नीचे गिर रही है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे महादेव जी पर कोई भक्त जो है दूध चढ़ा रहा है। नीचे जहां घनघोर धारा गिरती है वहां पानी करीब 20 फुट ऊपर उछलता है। जल धारा जो नीचे गिरती है वहां पर पत्थर पर नीचे गिरती है धारा, तो पत्थर पर वो जल जब गिरती है, जल गिरता है तो टकरा करके फिर ऊपर आता है। तो लगभग 20 फुट जो है धारा उछलता है। ऐसा महसूस होता है कि पानी वहां करीब 20 फुट ऊपर तक ऐसे उछल रहा है। बहुत ऊंचाई से जब पानी गिरेगा, पत्थर पर गिरेगा तो पानी उछलेगा, तो लगभग 20 फुट की वह पानी जो है उछलता है। लेखक ऐसा देख रहा है। लगता है कि पत्थर को चीरकर आने वाले पानी का स्वागत करने और उसको कंठहार पहनाने के लिए नीचे थे पानी जो ऊपर दौड़ रहे हैं।
ऐसा लग रहा था। जो पानी चट्टान पर टकरा करके ऊपर उछल रही है, तो ऐसा लगता है कि जो पानी नीचे आ रहा है पत्थर से, उस पत्थर को कंठहार पहनाने के लिए पानी ऊपर उछल रहा है। कवि का जो कल्पना है वो प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है, बड़ा ही मनमोहक है। मेरे मित्र कहते हैं कि शिव जी की बारात शायद इसी राह से गुजरी थी। उसका स्वागत करने को पर्वत ने इस गुलाब पाश का प्रबंध किया था। वही गुलाब पाश शाश्वत होकर अभी भी झरझर कर रहा है। लेखक के मित्रों ने बताया कि यहां से शिव जी की बारात निकली थी और उस बारात को स्वागत करने के लिए यहाँ ये जो झरना है वो प्रबंध किया था, और अभी भी वो झरना जो स्वागत में आया था, उत्पन्न हुआ था, वह झरना अभी भी बह रहा है। स्वयं झरने से भी ज्यादा खूबसूरत मालूम होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती जाती है, जैसे थर्मामीटर में एक पतला पारा हो। झरना के आगे, झरना का जो पानी गिरता है वह पानी एक नदी के रूप में आगे बहता है। तो वह नदी की धारा जो है, नदी की धारा को देखकर लेखक कहता है कि वहां का जो दृश्य है वह इतना सुंदर लगने लगता है कि जैसे लग रहा है कि एक थर्मामीटर में एक पतला पारा है। क्योंकि आसपास का जंगली क्षेत्र बड़ा विस्तृत है, फैला हुआ है, और उसमें से नदी की धारा बह रही है, तो पतली धारा लगती है, और ऐसी लगती है वह धारा मानो थर्मामीटर में एक पारा का पतला धारा हो। और यह जो झरना के आगे का जो घाटी का जो दृश्य है, लेखक कहता है कि वह बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मनोरम है। और ज्ञात होता है कि आगे भी पहाड़ है, और ऐसा पहाड़ आगे भी मिलता है, नदी के आगे पहाड़ दिखता है, और ऐसा लगता है कि वह पहाड़ तो जो है वो नदी को ललकार रहा है कि यहाँ से तुम किस प्रकार पार होकर मेरे आगे जा सको तो जानो। यहाँ पर नदी यूं दिखाई देती है जैसे नदी के इर्द गिर्द पत्थरों का अंबार लगाकर उस पर झाड़ी उगाई गई हो। प्रकृति या परमात्मा ने अपने हाथ से यह सब किया होगा, अन्यथा मनुष्य जाति में इतनी सामर्थ्य कहाँ। सैकड़ों वर्षों में भी मानव के प्रयत्नों से शोभा के इस विशाल वैभव की सृष्टि कठिन है। प्राकृतिक सुंदरता को देखकर लेखक मुग्ध है, और जहां से झरना का जो पानी है वो आगे नदी के रूप में बहता है, तो नदी के आगे पहाड़ भी है, और ऐसा लग रहा है कि पहाड़ जो है वो नदी को ललकार रहा है कि तुम तो उस पर्वत को पार कर लिए, अब मुझे पार करके दिखाओ। नदी के दोनों किनारों पर पत्थर के चट्टान जो हैं, ऐसा लग रहा, ऐसे टिके हुए हैं, ऐसे सजे हुए हैं कि मानो लगता है कि कोई बहुत ही सुंदर तरीके से पत्थरों को सजा कर रखा हुआ है नदी के दोनों तट पर। लेखक कहता है कि ऐसा लगता है कि जो ईश्वर की जो असीम शक्ति है, जो प्रकृति है, जो परमात्मा है, वो अपने हाथों से नदी के दोनों किनारों पर पत्थरों का ऐसा अंबार लगा करके सजाया है कि लगता है कि ईश्वरीय प्रकृति नहीं, ईश्वरीय शक्ति नहीं, ऐसा अपने हाथों से बनाया है। और यह मनुष्य में इतनी साहस नहीं, इतनी क्षमता नहीं, इतना सामर्थ्य नहीं कि वह नदी को ऐसे ऐसे पत्थरों से सजाए संवारे। और यह तो प्रकृति की जो शोभा है, लगता है कि वह धरती का वैभव है, धरती की धन और संपदा है। पहाड़ के ऊपर से एक पतली सी पगडंडी नीचे गई है, और उसके सहारे हम भी कई बार नीचे गए हैं। नीचे जाकर हम अनिमेष कुछ देर तक इस शोभा से अपनी आंखों की प्यास बुझाते रहे हैं। पहाड़ के ऊपर एक पगडंडी पतली सी नीचे जाती है, उसके सहारे लेखक कई बार नीचे गए हैं।
और वहां जाकर तो जो अनुपम शोभा है प्रकृति की, उसे अनिमेष बिना पलक झपकाए हुए एक टक देखते रहे हैं और अपनी आंखों के प्यास बुझाते रहे हैं। तो बच्चों, यह पाठ यात्रा वृतांत का है और भी हुंडरू के जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इसमें मिलता है कि हुंडरू का जलप्रपात प्राकृतिक शोभा से भरपूर है। वहां जाने पर आनंद ही आनंद मिलता है। चारों ओर मनोरम दृश्य, सुहावना मंजर, जिधर देखिए उधर हरियाली, जंगल, पहाड़, नदियां मिलती हैं और यह सब मिलकर प्राकृतिक सुंदरता का जो चित्र महसूस होता है, चित्र जो देखा जाता है, वह अविस्मरणीय होता है, नहीं भूलने वाला होता है। तो हुंडरू के जलप्रपात के बारे में लेखक कामता प्रसाद सिंह बता रहे थे कि यह जो हुंडरू का जलप्रपात है, ये काफी मनोरम है, काफी सुंदर है, काफी दृश्य है, काफी सुंदर दृश्य वाला यह हुंडरू का जलप्रपात है। हुंडरू का जलप्रपात जो है छोटा नागपुर का सबसे सुंदर जलप्रपात है। यहाँ पर लोग आते हैं और अपने हृदय में झारखंड का सुंदर दृश्य, जलप्रपात का सुंदर दृश्य ग्रहण कर लेते हैं। तो यह कवि लिखता है, लेखक लिखता है कई जगह कि उन्होंने जलप्रपात हुंडरू जो है वहां गए हैं और देखकर उसकी सुंदरता महसूस कर इनका जी नहीं भरता है, लिखने में भी नहीं आघाते हैं। इतना सुंदर वह प्राकृतिक शोभा का झरना है कि जितना लिखिए उतना ही लगता है कि अभी बाकी है। तो आगे वह लिखते हैं कि यह शोभा, यह छटा और यह दृश्य, इतना बड़ा प्रपात जहां 243 फुट से पानी नीचे गिरता है। लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पर जो झरना है वो जो पहाड़ की चोटी से नीचे गिरता है पानी, उसकी ऊंचाई 243 फुट है। बीच बीच में चट्टानों की वजह से हुंडरू की शोभा बिखर जाती है। पानी कुछ पीलापन लिए हुए है और यूं सरसराता हरहराता गिरता है कि कुछ भयंकर मालूम पड़ता है। जोन्हे में यहाँ पानी गिरता है बिल्कुल सफेद है और यहाँ भयंकरता भी उसमें नहीं है। वह माधुर्य और कोमलता से ओतप्रोत जान पड़ता है। यहाँ का पानी निरंतर संघर्ष के साथ चट्टान पर गिरता हुआ माने आग की सृष्टि करता है, जिसका धुआं बराबर ऊपर उड़ता रहता है। लेखक लिखते हैं कि चट्टानों के बीच से जो हुंडरू का जो जलप्रपात है उसका पानी गिरता है तो इसकी शोभा और भी सुंदर हो जाती है और चट्टानों के फांक से पानी गिरने से इसकी शोभा और निखर जाती है। पानी यहाँ का कुछ पीलापन लिए हुए रहता है जो सरसराता हरहराता गिरता रहता है। इसकी आवाज और जल राशि जो गिरते हैं, जलधारा जो गिरती है, उसे देखकर लगता है कि भय होता है, भयंकर दृश्य वह रहता है। जोन्हे में यहाँ जो पानी गिरता है वह सफेद रंग का रहता है, लेकिन भयंकरता उतनी नहीं रहती है। वह वहां की धारा, वहां का जो पानी का गिरना होता है मधुर होता है, कोमल होता है। पानी यहाँ निरंतर गिरता है, जो चट्टान पर गिरता हुआ आगे बढ़ता है। जैसे आग यहाँ पर उत्पन्न हुआ है जिसका धुआं बार बार ऊपर की ओर उड़ रहा है, ऐसा यहाँ पर जो पानी गिरता है उसकी जो बूंदे हैं जो ऊपर की ओर, पानी गिरने पर ऊपर की ओर पानी उछलता है, वह देखकर लेखक को बड़ा सुंदर अनुभूति होती है। आगे वह लिखते हैं कि हुंडरू का पानी कहीं सांप की तरह चक्कर काटता है, कहीं हरिण की तरह छलांग भरता है और कहीं बाघ की तरह गरजता हुआ नीचे गिरता है। लेखक झरने के पानी का जो गिरना है उसे कई उपमाओं से वर्णन करता है और कहता है कि हुंडरू का जो पानी है कहीं सांप की तरह चक्कर काटते हुए आती है तो कहीं हिरण की तरह छलांग भरती हुई
आता है, तो कहीं बाघ की तरह गरजते हुए आता है। तो झरना में यह सब जो दृश्य होते हैं, ये जो आवाज निकलती है पानी गिरने का, वह इस तरह से लगता है, महसूस होता है। सारा पानी एक जगह सिमट कर जहाँ नीचे गिरता है, उस जगह उसका रूप बहुत विशाल और भयंकर हो गया है। सारा जो पहाड़ की चोटी का जो पानी है, एक मोटी जलधारा से गिरता है, तो नीचे जहाँ पर गिरता है वो काफी वहाँ भयंकर जगह है, और ये जगह गड्ढा भी है, क्योंकि लगातार पानी गिर रहा है, वहां पर पानी भी भरा हुआ रहता है। तो इतना वहां पर गहराई है कि अगर हाथी भी वहां चला जाए तो उसकी धारा में बह करके कहाँ चला जाएगा, नहीं पता चल सकते हैं। इसके बाद जब पानी नीचे गिरता है तो वहां पर तो बहुत भयंकर दृश्य है, बहुत ही गहरा पानी वहां पर मिलता है, लेकिन वह पानी फिर बाद में नीचे धीरे धीरे मंथर गति से पानी जो है नदी में बहती है, जिसे देखने में बड़ा सुंदर लगता है। और यहाँ के जो आते हैं लोग देखने, वो दर्शनार्थी जो हैं, ये नदी की पतली धारा को देख करके भी बहुत मुग्ध होते हैं, बहुत सुंदर लगता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की ओर से एक बंगला बनवा दिया गया है। ये बहुत पहले का आलेख है। तो उस समय लेखक वहां गए थे, तो उन्होंने देखा था कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक बंगला बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर खाने पीने का अभाव है। दुकान वगैरह, छोटी दुकान खाने पीने की यहाँ नहीं लगती हैं। और हुंडरू प्रताप हुंडू जो जलप्रपात है, यहाँ पर भीड़ जुटती है और खाने पीने की चीजें यहाँ मिलती नहीं है। इसलिए उनका ख्याल है कि यहाँ आसपास के लोगों को जरा सा भी यात्रियों की सुविधा का ख्याल नहीं रहता है। उन्होंने लिखा है कि यहाँ के लोग सचमुच अव्यवहारिक हैं। मतलब ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यहाँ लोग आते हैं तो खाने पीने के लिए वस्तु उनको चाहिए, तो क्यों नहीं छोटी छोटी दुकान ही खुल जाए। और किसी दूसरे जगह में ऐसा झरना होता तो वहां के लोग इसके पास दुकान वगैरह सजा कर अपने लिए आए और दूसरों के लिए सुविधा की व्यवस्था कर देते। लेखक लिखते हैं कि अगर यह झरना कहीं दूसरे जगह पर होता तो वहां के लोग दुकान खोल देते। तो दुकान से एक तो उनको खुद की आय होती, और जो लोग वहां घूमने जाते, देखने जाते, उनको भी सुविधा मिल जाती। लेकिन यहाँ के लोग ऐसे नहीं हैं। हुंडरू के जब उस समय की बात है, अभी तो बात वहां पर दुकानें वगैरह खुल गई हैं, छोटी छोटी दुकानें भी हैं, लेकिन जब ये गए थे उस समय कोई सुविधा नहीं थी। आगे लिखते हैं कि धन्य हुंडरू, किस युग से किस महाकवि की वाणी, किस संगीत की स्वर लहरी और किस प्रेमी की रुदन ध्वनि से पिघलकर यह पाषाण बह रहा है, यदि कह सकना असंभव है। लिखते हैं कि झरना का जो पानी है या जो जलप्रपात है हुंडरू का, वो ऐसा लगता है कि महाकवि की वाणी प्रस्फुटित हो रही है, महाकवि की वाणी निरंतर प्रवाहित हो रही है। ऐसा भी लगता है कि मानो इस संगीत की स्वर लहरी लगातार बह रही है। ऐसा भी लगता है कि प्रेमी का रुदन ध्वनि, प्रेमी का जो विरह ध्वनि है, उसे पिघल कर यह पाषाण जो है, यहाँ के जो पत्थर हैं, वह पिघल कर बह रहे हैं। तो कवि की जो लेखक की जो कल्पना है काफी सुंदर है, और पढ़ने और सुनने में, समझने में बड़ा आनंद मिल रहा है। आगे लिखते हैं कि पत्थर का अंतस्थल जैसे चिहला कर बह रहा है, और वैसे यदि मनुष्यों का अंतर द्रवित होकर बहने लगता तो संसार से कलह कपट बढ़ गया है। यह एक विचित्र प्रपात है जिसकी लंबाई चौड़ाई दोनों काफी हैं, और स्वार्थ छीना झपटी का अंत हो जाता। लेखक यह कह रहे हैं कि आज मनुष्य जिस तरह से आपस में छल कपट का व्यवहार करता है, स्वार्थ से छीना झपटी करता है, लेकिन उसका भी इस झरने के जैसा ही हृदय हो जाता, कि जिस तरह से यहाँ झरना में ऐसा लग रहा है कि यहाँ के पत्थर का हृदय जो है वो पिघल चुका है, पत्थर के हृदय से करुणा का रस फूट पड़ा है, तो और ये निर्झर निकला हुआ है, झरना बह रहा है। काश उसी तरह से मनुष्य का हृदय भी प्रस्फुटित होता, उसके हृदय से भी करुणा और प्रेम की का जो झरना है वह फूट पड़ता, और उसके स्नेह में सारे लोग आनंद पाते।
आगे लिखते हैं कि यहाँ दो तरह के पत्थर देखने में आए। एक वह पत्थर है जिसका अंतर फोड़कर विशाल झरना झर रहा है, और एक वह भी पत्थर है जिस पर न जाने किस युग से पानी की यह धारा गिर रही है, पर वह जरा भी विचलित नहीं होता, ज्यों का त्यों खड़ा रहता है, घिसता भी नहीं, धसता भी नहीं, खिसकता भी नहीं। लेखक कहता है कि यहाँ पर दो तरह के पत्थर देखने में आते हैं। एक तो वह कि जिस पत्थर के अंतर से ये धारा निकल रही है, पानी बह रहा है, और दूसरा वह जिस पर जिस पत्थर पर पानी लगातार गिर रहा है। दोनों तरह के पत्थर हैं। एक तो पत्थर जिसके हृदय पिघल कर पानी बन रहा है, और या उसके हृदय से पानी की धारा निकल रही है, और दूसरा कि जिस पर लगातार पानी गिर रहा है। लेकिन दोनों प्रकार के पत्थर ज्यों की त्यों अडिग हैं, दृढ़ हैं अपने स्थान पर, जरा सा भी विचलित नहीं हो पा रहे हैं। यह पत्थर की विशेषता है, यह पत्थर का गुण है जो दृढ़ स्वभाव से अपने कर्म पर, अपने पथ पर अडिग रहता है। आगे लिखते हैं कि 243 फुट का यह प्रपात निराला है, मतलब बहुत ही अनूठा है यह हुंडरू का जलप्रपात। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है, और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती, और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है, अविरल और अविचल दोनों का उदाहरण यहाँ एक बार में ही उपस्थित है। देखते हैं कि यह जो झरना है ये लगातार बह रहा है, लगातार इससे पानी निकल रहा है, लेकिन इसके वर्णन करने की जो अब शक्ति है वो कमी हो गई है। अब कोई ऐसे शब्द नहीं है, अब ऐसी कोई कल्पना या सोच नहीं है, भावना नहीं है जिससे झरना के बारे में और कुछ लिखा जाए। लेकिन झरना जो है लगातार बह रहा है, अविचल बह रहा है। दानी दान करता है तो गुमान करता है, पर युग युग से न जाने कितना पानी यह पहाड़ दान कर चुका है, पर इसको कोई अभिमान नहीं है। लेखक बताता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा दान करने पर, थोड़ा सा किसी को सहयोग करने पर उनमें घमंड आ जाता है, उनमें अभिमान आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैंने इतना दान किया या मैंने सहयोग इतना किया। लेकिन यह जो पहाड़ है इसे जरा सा भी यह अभिमान नहीं है कि इसने अभी तक कितना पानी दिया है। तो लेखक यह बताता है कि देखिए इस पहाड़ को जो इतना पानी दान कर चुका है, लेकिन इसमें जरा सा भी घमंड, जरा सा भी गुरूर, जरा सा भी अभिमान नहीं है। अंधे आवाज सुन लें तो प्रवाह का अंदाज लगा लें, और बहरे प्रवाह देख लें तो आवाज का अंदाज लगा लें। समुद्र गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो यह हुंडरू अपनी चपलता के चलते मशहूर है। लेखक लिखते हैं कि यह ऐसा है कि अगर अंधा इसके प्रवाह को सुन ले तो उसे एहसास हो जाएगा कि यह झरना का पानी कितना निर्मल है और कितना प्रवाहित सुंदर तरीके से हो रहा है। और अगर बहरा भी देख ले तो उसे भी इस झरने की खूबसूरती का एहसास हो जाएगा। उसी तरह से अगर समुद्र जो है गंभीरता के लिए प्रसिद्ध है, तो जलप्रपात चपलता के लिए प्रसिद्ध है। उछलती कूदती बल खाती हुई जिस तरह से नदी बहती है, जिस तरह से पानी बहता है, उस तरह से यह जो झरना है वह चपल है, चंचल है। किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है। लेखक जब वहां गए थे तो उनको मालूम था, कुछ लोगों ने उन्हें बताया होगा कि यहां से 7 मील दूर पर इससे भी बड़ा जलप्रपात है, पर वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़, घनघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। लेकिन वहां पर जाना जो है बहुत मुश्किल है, दुश्वार है, मतलब बहुत कठिन है, मुश्किल है वहां जाना, जंगल सघन है। अगर बात सही है तो जंगल विभाग को उसका ठीक पता लगाकर वहां तक मार्ग का निर्माण कर देना चाहिए। लेखक लिखते हैं कि यदि यह बात सही है तो वन विभाग को यह चाहिए कि वह पता लगाए कि यहाँ पर जो कहाँ पर है वो झरना, और उस वहां जाने के लिए रास्ता का निर्माण करा लिया जाए, ताकि ये जो अगर वो जलप्रपात है जो इससे भी भयंकर है,
तो उसका भी पता लगाया जा सके, जनता या आम जनता उसके बारे में जान सकें। जो भी हो, हुंडुरु दर्शनीय है। लिखते हैं कि जो भी आप कहिए, लेकिन हुंडुरु जो जलप्रपात है वो देखने योग्य है, दर्शनीय है, इसकी याद भूलने की नहीं। सामने उसी प्रकार उछल कूद मचा रहा है। लेखक लिखता है कि हुंडुरु का जलप्रपात देखे हुए कई दिन गुजर गए, लेकिन अभी भी लगता है कि मेरे आंखों के सामने वो जो हुंडुरु का जलप्रपात से बह रहा पानी है, वह उछलते कूदते मचलते बह रहा है। तो इस तरह से कामता प्रसाद सिंह काम का ये यात्रा वृतांत हुंडुरु का जलप्रपात प्राकृतिक सुंदरताओं से भरा हुआ है। इसे पढ़ने पर ऐसा लगता है कि हम लोग हुंडुरु के जलप्रपात को बिल्कुल करीब से देख रहे हैं, हुंडुरु के जलप्रपात के निकट आ चुके हैं और इसकी सारी सुंदरताओं को महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कवि बहुत अच्छी भाषा में बहुत सुंदर सुंदर शब्दों, बहुत कोमल कोमल शब्दों, जो सटीक और उपयुक्त शब्द उस भाव के लिए हो सकते थे, कवि ने उन भावों को, उन कल्पनाओं को अपने शब्दों में ऐसा जादू की तरह लिखा है कि लगता है कि हम हुंडुरु के जलप्रपात के समीप पहुंचकर उसे देख रहे हैं। तो बहुत अच्छा यह यात्रा वृतांत है, आपके लिए भी यह बहुत उपयोगी है। यह शब्द भंडार की दृष्टि से पाठ बहुत उपयोगी है। इसमें बहुत ऐसे ऐसे शब्द हैं जिसे आपको संग्रह करना बहुत जरूरी है। और प्राकृतिक सुंदरता का इसमें इतना वर्णन सुंदर तरीके से किया गया है जो बेजोड़ है।